उसमें घबराने की बात नहीं है कि फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अपने मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। 0.06। चलिए अब शांत रहिए। चलिए सर, आप कितना बोल रहे हैं? 7/107। यही ना? तो वही आएगा। सॉल्व करेंगे वही आएगा उसको। ये सबका आया है। अब 1 मिनट। जैसे ऐसे भी कोई है जिनसे नहीं बना हो? खड़ा होइए। आंसर गलत हो गया, यानी जरूर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। हाँ सर बोलिए। क्या दिक्कत है बताइए। चलिए आपसे जो पूछे वो बता चलिए। 28% W/W का मतलब बताइए। आए। 28% W/W का मतलब बताइए। 28/100। है। इधर आइए। इधर आइए ना, थोड़ा सा आगे आइए। या तो कस के बोलिए ना तो आगे आइए। हम लोगों को 28% W/W दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। 100 ग्राम बराबर 28 ग्राम। बोलने दीजिए उसको। अरे बोलते बोलो। बोलो। 28% W/W का मतलब 100 ग्राम विलयन में 28 ग्राम विलय है। ये कितना बार बोले होंगे, तो वो बोलने में तुम्हारा मुंह में बर्फ जमा है। गधा कहीं का। तो इसको अगर आप बना रहे हैं तो 100 ग्राम आपका विलियन है। 28 ग्राम विलय है। यही करना था। अब 100 में से 28 घटा लेंगे तो विलायक का भार निकल जाएगा। तो 100 - 28 कितना हो जाएगा? 72 ग्राम। किए हैं? उनसे पूछ रहे हैं। किए हैं? 72 ग्राम आया है। चलिए अब हमको मोल अंश निकालना है CaCO3 का। तो लिख दिए XCaCO3। एक्स का मतलब मोल अंश CaCO3 का निकालना है। मोल अंश का फॉर्मूला क्या बताया गया है? W = M1। हाँ। W1/M1 बट्टा बराबर। बोलने नहीं आ रहा है ना, उसको समझ में आ रहा है बोलने। W1/M1 बट्टा W1/M1 प्लस W2/M2। ये बोलने में कहाँ दिक्कत है? W1/M1 हम आपकी ही भाषा में बोलते हैं, कोनो ऐसा बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं। नहीं। W1/M1 बटा W1/M1 प्लस W2/M2। कहाँ है जो कुछ मेहनत है? झूठों के जबरदस्ती आसान चीज को भी भारी बनाए जा रहे हैं। नहीं। अब यहां से मोल फ्रैक्शन निकालना है CaCO3 का। तो W1 का मतलब विलय का दिया हुआ भार। इधर देखिए। W1 का मतलब विलय का दिया हुआ भार। विलय का दिया हुआ भार कितना है? हैं? 28। 28 रखे हैं बटा M1 CaCO3 का अनुभार कितना? 100। तो यहाँ पे रख दिया 28/100। फिर बटा में 28/100 प्लस W2/M2। तो W2 कितना? 72। अब बटा में कितना? 18। इतना किए हैं? हैं?
यहाँ तक बस किए थे, तो ऐसे कैसे होगा सर, यहाँ तक करने से थोड़े काम चलेगा। अभी समझ में आ रहा है? गजब, ये हम कितनी क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब समझ में आ गया? अब ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ बैठिए आप, चलो जी, हो गया। कहाँ गलती किए थे? अच्छा तो क्या किए, खाली 72 की छोड़ दिए थे? अच्छा 100 कर दिए थे। बैठिए। दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन कोई भी है ना, वो भारी है ही नहीं, बस मेरा है। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भारी होता है। ये भारी वर्ड सिर्फ जानते हैं किसके लिए बना हुआ है? फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए भारी वर्ड है ही नहीं, बस मेरा है। बहुत इजीली होता है, आप बस समझते हैं बातों को, फॉर्मूला जानते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बस मेरा है ना, थोड़ा बहुत बस समझदारी इसमें चाहिए, बहुत ज्यादा समझदारी नहीं चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा समझदारी दिखा दीजिएगा तो गलत बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में अगर बहुत सोचने लगिएगा और सोचिएगा ना ऐसे समझ के बनाए, ऐसे करके बनाए, तो गलत बन जाएगा पक्का, गारंटी है। एकदम फ्री माइंड सोचिए, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है, पुट कीजिए आंसर आएगा। थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाने की कोशिश कीजिए कि हाँ कोई क्वेश्चन है क्या, हम इसको शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, तो उस पर दिमाग लगाइए। बस मेरा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। 10% W/V, CH3 के विलयन का घनत्व तो 2 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो CH3 का मोल अंश ज्ञात करें। क्या आंसर आया है? 1 मिनट, एक बार बताइए। 9/959, ये सबका आया है? आया है। अभी बताइए कितने लोगों से नहीं बना है? जिनसे नहीं बना हो उठाइए। ये जानते हैं इसका उपाय है, कॉपी चेक करना शुरू कर देंगे, और जौन गधा बैठा हुआ है वो पिटाना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना है। कितने लोगों से नहीं बना है, ईमानदारी के साथ चाहिए। आपसे नहीं बना है, चलिए खड़ा होइए। 10% W/V का मतलब समझते हैं? बोलिए। 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलय है, बिल्कुल सही है। 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलय है, यही ना है? ठीक है। ये मिलीलीटर लिखा हुआ है, ये क्या है, भार की आयतन? आयतन। ये ग्राम लिखा हुआ है, भार है कि आयतन है? भार है। आप सब समझते हैं। चलिए, अगर हमको ये मिलीलीटर दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में खोजिए कहीं घनत्व तो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व दिया हुआ है। तो ये बताइए कि हमको आयतन पता है, घनत्व पता है, तो हम चाहें तो इसके मदद से विलियन का भार निकाल सकते हैं। बोलिए, भार निकालने के लिए क्या करें? V×D, बिल्कुल सही है। चलिए, तो V×D आपके कहने अनुसार कर दिए। V का मान बोलिए 100, और D का मान दिया हुआ है 2। दिक्कत? अच्छा अब बताइए हमको कि हमको विलियन का भार मालूम हो गया, विलय का भार मालूम हो गया। विलय का भार कितना होगा? 190 ग्राम। निकाल दिए। विलायक का भार 200 माइनस 10, 190 ग्राम, लिख दिए। दिक्कत है इसमें? अब क्या करें? सूत्र लगाएंगे, बताइए सूत्र क्या है? XCaCO3 है। हाँ बोलिए। W1/m1 बट्टा W1/m1 W2/m2, सही है। बोलिए, XCaCO3 लिखा हुआ है, क्या लिखें? W1 का मान कितना लिखें? 10। 10 बटा कितना लिखें? CaCO3 है 100, 10/100 लिख दिए। 10/100 लिख दिए, प्लस W2 का मान बताइए। 190, 190 लिख दिए।
M2 का मान बताइए। अठारह। विलायक नहीं दिया तो जल मानते हैं, और जल का अनुभार कितना? इस क्वेश्चन में हम क्या बताएं? सब तो आप ही बताएं। अब बोल रहे हैं कि नहीं बन रहा है। कुछ भी हम नहीं बताए हैं, आप ही सब फॉर्मूला बताए हैं कि सर मास निकालिए, V गुना D कर दीजिए। नहीं 200 आएगा सर, 190 आएगा। फिर फॉर्मूला भी आप ही बता दो, बना का है नहीं। बैठिए। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिना मतलब का भारी बनाए जा रहे हैं, भटाए जा रहे हैं। आए कौन सा आंसर? तो ये गलती होगा ये लोग बनाया होगा तो। हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम जो होगा वही ना बनाएंगे भाई। है 5 2 13 वही आएगा, हो सकता है। ध्यान रखना है, इसी को सॉल्व करना है। अब किसी को भीन का जोर नहीं आया तो इसमें सर का थोड़े गलती है। हमको केमिस्ट्री ना सिखाना है भाई। हैं? अच्छा एक बार हम भी करें, तो मेरा भी चेक हो जाए कि इनको आता है कि नहीं क्या। एक बार इनका भी चेक हो जाएगा कि इनको आता है कि नहीं आता है। नहीं। अब हम लोग को 18 और 190 दिया था, पहले 2 से काट दो इसको। दोनों 18 और 2 से इसको काटो, तो दोनों 18 हो जाएगा, और 2 25 10 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में 95 थोड़ा सा डिवाइड कर लो। हम लोग अगर 900 डिवाइड कर दें 95 में, तो एक मरतबे 9 कट जाएगा, 5 उतर जाएगा, डेसिमल देंगे 0 हो जाएगा, 9 पचे 45 जाएगा। नहीं तो लगभग 1.5 मान लेते हैं। क्या हुआ? नहीं देख लेना है कि उससे गुना करने पे उतना आना चाहिए। 15.5 में 9 से 1.5 में 9 से गुना करने पे 95 आना चाहिए। तो 9 पचे 45, नहीं 1 पॉइंट यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। हम लोग का वैल्यू मैच करना चाहिए। 1.05 आएगा। कहाँ गलती हो रहा है भाई? हाँ 10.5 होगा। देखिए सही में हम ही को नहीं आ रहा है। हाँ 10.5 होगा। है कि मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को 95 आना चाहिए। सही है, हम ही को गुना भाग में दिक्कत है। 10.5 सही है। देखा जाए, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कहने का मतलब है ना कि इस केस में आपको थोड़ा सा हो जाता है कि हम 1.5 लिखें, लेकिन हमेशा कोशिश कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके कि आपको 10.5 और 9 मल्टीप्लाई करने पे आपका 95 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो जरूर जीरो वाला खेल हो रहा है, ध्यान रखना है, तो इस केस में केयर करना होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसी को आप लिख सकते हो, यहाँ से आपका 0.1 हो गया, और ये 10.5 तो 10.6 हो जाएगा। नहीं तो 1/106 मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3। CaCO3 अगर लिखेंगे तो 1/106, 9/959, ये भी आएगा क्या? कट जा रहा है ये है। तो ये 959 बताए ना है। मतलब 1/106 हम लोग का आएगा। अगर इसको काट के भी 1/106 आ जाता है तो वही आएगा 10। अगर 54 हो तो आ जाता। अगर यहाँ 954 हो, नहीं तो वही वैल्यू आ जाएगा 1/106। अगर यहाँ पे 9/954 कर दिया जाए, तब इसको काटने पर 1/106 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हो सकता है 954 ही हो, नहीं गलती से 959 आ गया हो। आए क्या पॉइंट मत बैठाइए। हम तो ठीक है किए हैं भाई, हम कहाँ गलती किए हैं? 1/10 0.1, ठीक है, 1/10 0.1, और 9 में 95 से डिवाइड किए 10.5 आना चाहिए। 10.5 में 9 से गुना कर सकते हैं। नहीं 10.5 में 9 से गुना करने पर क्या 95 नहीं आ रहा है क्या? इसमें देख लिया जाए, 10.5 है ना।
तो गलती हो रहा है इसका मतलब। एक मिनट चेक कर लिया जाए, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है तब। हम लोगों का 95 है ना, 10.5 ठीक तो है। 10.55 जैसे यहाँ 10.5 है, थोड़ा और जाए तो 10.55 आ रहा है। नहीं, और 10.55 में आप गुना कर लीजिए। 10.55 में अगर हम लोग मल्टीप्लाइड बाई 9 कर रहे हैं, आ ही रहा है 94.95, एकदम सही है। गलती कहाँ है? अब इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट जाएंगे तो 10.55 लिखेंगे, तो उस केस में हो सकता है कि आ जाए। नहीं, अगर यहाँ पे 10.5 हम लिखे हैं तो 10.55 अगर आप लिख देते हैं इसमें, तो उस केस में हो सकता है कि थोड़ा सा वैल्यू 1/106 से कुछ अलग आ जाए, बस मेरा है। लेकिन अप्रॉक्स आंसर वही आएगा। अब जैसे इसको भी डिवाइड कीजिएगा ना, और 1/100 को डिवाइड कीजिएगा ना, तो डेसिमल वैल्यू लगभग सेम आ जाएगा। नहीं, इसे हम डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 9 को ध्यान दिया जाए, यहाँ देखिए, अगर 9/959 करते हैं डिवाइड, तो हम लोग को लगभग 0.009 आ रहा है। अगर 959 मानते हैं तो 0.009 आता है, ठीक है। और अगर 1/106 को भी डिवाइड करते हैं 106, तो उसका वैल्यू भी वही आ रहा है, 0.009। सेम तो है भाई। हाँ, हम कहाँ गलती कर रहे हैं? गलती आप लोगों को जोड़ घटा और गुना भाग नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बोलिए। 9/2900। 0.003। वही फॉर्म होगा। नहीं, तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम था, तो बिल्कुल बन जाएगा आसानी से। चलिए ये वाला क्वेश्चन, 1/51, 0 पॉइंट 0.019 भाग देने पे ही आएगा। चलिए अब ये सवाल अलग टाइप का है। तो ये सवाल कितने बच्चे हैं जिनसे नहीं बना है? कुछ लोग हैं जिनसे नहीं बना है ये क्वेश्चन। चलिए तो आप ही शुरू करते हैं, खड़ा होइए। चलिए सर बताइए इसको। अगर हम लोगों को 2m लिखा हुआ है, ठीक है, तो मोलारता का इकाई क्या है? मोलारता का यूनिट क्या है? लीटर प्रति मीटर। ऐसे बोलिएगा नहीं, कोई पूछ देगा फटाक दे केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हैं, बुझा रहा है? तो उसमें बदनामी आपका तनिको नहीं होगा, पूरा का पूरा बदनामी होगा। मनीष सर यही पढ़ाया होगा, लीटर पर मीटर। बोलिए ठीक से। मोल पर लीटर। मोलरिटी, देख रहे हैं, मोलरता, नाम में ही उसका यूनिट छुपा हुआ है। मोलरता यानी मोल और लीटर को मिला के ही मोलरता बनता है, तो मोल पर लीटर। नहीं, चलिए तो हम 2 लिख दिए और मोलरता का मतलब लिख दिए, ठीक है। बाकी लोग शांत रहिए। चलिए मोल पर लीटर, अब इसको पढ़िए। अगर 2 मोल पर लीटर लिखा हुआ है तो इसको आप क्या पढ़िएगा? 2 मोल पर लीटर, तो पर लीटर का मतलब 1 लीटर, तो 1 लीटर विलियन में 2 मोल विलय उपस्थित है, ऐसा पढ़ सकते हैं? दिक्कत है इसमें? नहीं, तो देखो, तो हम लिख दिए 1 लीटर बिलियन में 2 मोल विलय है। इतना में दिक्कत है? अच्छा, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 1000। तो हम यहाँ देखो, तो बिलियन का आयतन हमको लीटर में दिया है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो, बिलियन का आयतन, यहाँ 1 लीटर दिया हुआ है। 1 लीटर को हम चाहें तो 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, लिख दिए। इतना में दिक्कत? तो
ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? आयतन है। बिलियन का डेंसिटी कहीं दिया हुआ है? घनत्व कितना दिया हुआ है? 2। तो यहां से बिलियन का आयतन पता है, अब बिलियन का घनत्व पता है, तो हम बिलियन का भार निकाल सकते हैं। बिलियन का भार बताइए कितना होगा? बोलिए। 2000। वॉल्यूम अगुना डेंसिटी, सब में वही काम करना है, कौन नया काम नहीं है। मिलीलीटर से मीटर कट गया, 2000 ग्राम आ गया। बिलियन का भार निकल गया। विलय का भार 2 मोल दिया है, नहीं तो 2 मोल विलय। विलय कौन है? 1 मोल CH3 का भार कितना? 1 मोल CH3 का भार कितना? काजी ने कितना बार CH3 आया होगा गधा? 100। CH3 NaOH का कितना बार आया है? नहीं, अब तो CH3 याद हो जाएगा, NaOH याद देगा। CH3 कितना? 100 ग्राम। तो 1 मोल है, नहीं 1 मोल CaCO3 का भार, तो 1 मोल CO3 का भार 100 ग्राम। नहीं तो CO3 है कितना? 2 मोल, तो 2 मोल का भार कितना? 200 ग्राम। तो हम यहाँ लिख दिए, देखो 2 मोल CaCO3 बराबर 200 ग्राम, लिख दिए। अब विलयन का भार पता है, विलय का भार पता है, विलायक का भार निकलेगा कैसे? इसमें से घटा देंगे, यहां से विलायक का भार निकाल लेंगे। ये हो गया विलायक का भार, 2000 माइनस 200, 1800 ग्राम निकल गया। दिक्कत है? हम लोग को निकालना क्या है? CaCO3 का मोल अंश, यही निकालना है। तो XCaCO3 फॉर्मूला फिर वही, W1/m1 बटा W1/m1 प्लस W2/m2। चलिए, W1 का मान विलय का दिया हुआ भार, नहीं तो दिया हुआ भार कहा लेंगे सीधे। W1/m1 का मतलब विलय का मोल, तो विलय का मोल कितना दिया है? तो W1/m1 जहाँ पे क्या रखेंगे? 2 बट्टा, फिर W1/m1 जहाँ पे क्या रखेंगे? 2, और प्लस W2 यानी विलायक का भार 1800, अब बट्टा में विलय का भार कितना? चल 18। अब नहीं बनेगा, बात समझ में आ रहा है? देख लो, कहीं दिक्कत तो पूछो इसमें, किसी स्टेप में अगर दिक्कत है किसी भी विद्यार्थी को तो पूछ सकते हैं। दिक्कत नहीं है तो मोलारता दिया रहे और मोल अंश पूछे तो नहीं बन जाएगा। देख लीजिए, अगर कोई भी और नहीं बनाए हो, नहीं भीतरे भीतरे बैठे हो, नहीं तो इन्हीं के माध्यम से ये बन गया। तो ये बन गया तो इसमें कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं क्लास में, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये सेम क्वेश्चन है तो इसको बना लेंगे। चलिए, ये दिया हुआ है, यदि HNO3 के जलीय विलयन की मोललता 2m है तो HNO3 का मोल अंश ज्ञात करें। बोलिए। 0.039। बोलिए सर। 18/455। काटने पे वही आ जाएगा हमको लग रहा है, लेकिन कैसे कटेगा? ये तो 2 से कट गया है, ये 259 कैसे आ जाएगा काटने पर? अगर काटेंगे भी तो ये आ जाएगा 2 7 और फिर 7 277, नहीं इस तरह से आएगा। बोलिए। 0.019। हाँ बोलिए। 0.039। 0.039 ये वाला है, वही आएगा। चलिए अब देख लिया जाए। 0.0347। 0.0347। बोलिए। इससे भी अलग किसी का आया हो तो बताएं। ये आंसर और ये आंसर तो सेम है, और इसको भी अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं, लगभग
0.039 0.034 इसको मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उतना का डिफरेंस नहीं देखा जाता है। हाँ, ये डिफरेंस होता है कि अगर यहाँ पर 3 है यहाँ पे 7 आ जाए तो गलत हो जाएगा। नहीं, लेकिन पहला लेटर मिल गया डेसिमल के बाद तो वो लगभग अप्रोक्स हो जाता है। कितने लोग नहीं बनाए हैं? एक बच्चा पीछे बोल रहा है नहीं बनाया है, बाकी यहाँ एक बच्चा है अभी नहीं बनाया है। हैं? क्या बोल रहे हैं? कोशिश नहीं किए? काहे कोशिश नहीं किए? सोचिए, हरिवंश राय बच्चन का कविता है ना भाई, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। नहीं, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थोड़ा कोशिश कीजिए, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? आप बनाए थे सर? कोशिश किए थे? हैं? अच्छा, मोलालता का यूनिट बताइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। मोलालता का यूनिट बताइए, इकाई। मोलालता पढ़े हैं ना आप? तो मोलालता का इकाई बताइए क्या होता है? विलय का मोल ग्राम में नहीं हो सकता है। मोल खुद एक इकाई है, ग्राम खुद एक इकाई है, तो मोल के साथ ग्राम नहीं लगाएंगे। बैठिए। मोल पर केजी ये बनाए हैं? चलिए, तो बताइए, आप ही बता दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। 2m लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 2 मोल पर केजी। चलिए, शांत रहिए लो। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 केजी विलयन में 2 मोल विलय उपस्थित है, ये पढ़ना सही है? बाकी लोग चुप रहिए, सब पहले ही से तेज बैठल है इसमें। पढ़ना सही है? यस सर। सर काहे के लिए सर खड़ा है? नहीं, तुम ही लोग खड़ा हो के यहाँ पे आके पढ़ाओ। बोलिए, सही है? चलिए बगल में, ये जो बोल रही हैं 2 मोल पर केजी का मतलब 1 केजी विलयन में 2 मोल विलय उपस्थित है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। चलिए मृत्युंजय जी बताएंगे, हम लोग क्लास के सबसे तेज विद्यार्थी। बोलिए। 2 मोल पर केजी को बोल रही है 1 केजी विलयन में 2 मोल विलय है, इससे आप संतुष्ट हैं? सॉल्यूशन मतलब उसी चीज को आप इंग्लिश में कहा दिए। हाँ देखिए, वो बच्चा हाथ उठा रहा है, बोलिए सर। बिल्कुल, ये सही है। नहीं, ओहो, थोड़ा दिक्कत रहता है। चलिए बैठिए, बैठिए, देखिए जाए। 2 मोल पर केजी, तो जब भी मोलालता दिया रहे तो मोलालता के लिए बताया गया है मोल पर केजी, और मोलालता में हमेशा नीचे विलायक होता है, विलयन नहीं होता है। कितनी बार हम लोग बोले हैं? तो देखिए, होता नहीं है, देखिए बैक बेंचर्स, नहीं देख रहे हैं ना, बैक बेंच पे बैठने वाले बच्चे ही कभी कभी कुछ कर जाते हैं, और वही लोग जो है रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए 2 मोल पर केजी, तो इसका मतलब हुआ कि 1 केजी, एक केजी विलायक में 2 मोल विलय है, डाल दिए। अब हम लोग को देखा जाए तो इसको पढ़ने से विलायक का भार कितना मिला? 1 केजी? नहीं, अच्छा तो हम देखो तो जो विलायक का भार दिया हुआ है 1 केजी, इस 1 केजी को तो 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। बोलो, दिक्कत है इसमें किसी को भी? नहीं। अब हम लोग को निकालना क्या है? मोल अंश। हम लोग क्या निकालना है? मोल अंश। तो मोल अंश के लिए हम लोग को देखा जाए तो हम लोग क्या चाहिए? विलायक का भार, नहीं, W2 बटा विलायक का अनुभार। तो विलायक का अनुभार कितना? 18। विलायक हमारा जल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलो वो भी, कि भाई विलायक का अनुभार, विलायक मतलब जल का अनुभार कितना? 18। लिख दिए। नहीं, अब विलायक का दोनों मिल गया, यानी W2 मिल गया, M2 मिल गया। नहीं, अब बारी आता है किसका?
विलय का, नहीं तो विलय का मतलब W1/M1, यानी विलय का मोल कहें, नहीं तो विलय का तो मोल पते है 2 मोल, नहीं तो यहां से हम देखें अगर, तो एक्स विलय हमको निकालना था, तो फॉर्मूला आपका है W1/M1 बटा W1/M1 प्लस W2/M2। इस W1/M1 यानी दिया हुआ भार बटा अनुभार, इसको कहते हैं विलय का मोल। तो विलय का मोल तो दिया हुआ है 2 मोल, तो इस W1/M1 के जगह पे हम क्या रखेंगे 2। तो एक्स विलय हमको निकालना हुआ, तो यहाँ रखेंगे 2, अब बट्टा में यहाँ पर 2, आई W2/M2, तो W2 का मान कितना 1000/18, तो 1000/18। तो अगर एक्स विलय निकाल रहे हैं हम लोग, तो एक्स विलय बराबर यहाँ आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 2, अब प्लस यहाँ पे आ गया 55.5, नहीं यानी आ गया 2 अब बट्टा 57.5। इसको सॉल्व करेंगे, दिक्कत है, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको बना सकते थे। किसी को कहीं परेशानी है तो बोलिए, दिक्कत है? नहीं तो अगर जब भी विलय, जब भी विलायक आपका जल दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब भी आपका विलायक जल दिया हुआ है, नहीं और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, मोलालता का मान दे दे, क्वेश्चन में मोलालता का मान दे दे और विलायक जल रहे, नहीं तो उस केस में फॉर्मूला हम लोग को नहीं लगता है, यहाँ जो 2 रखे हैं ये 2, ये एक्चुअली क्या है, मोलालता है ना, नहीं तो देखो तो मोलालता बट्टा में मोलालता अब प्लस 55.5, नहीं यानी जब भी मोलालता दिया रहे अब मोल अंश निकालने के लिए पूछे, तो सीधे फॉर्मूला हम लगाएंगे, मोल अंश अगर विलय का निकालना हुआ तो मोलालता बट्टा मोलालता अब प्लस 55.5, लेकिन ये कब, जब विलायक जल होगा तब, ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम केस का जो क्वेश्चन होता है बाबू, उसमें विलायक जले होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर कब ये लगाएंगे, जब विलायक बराबर क्या हो, जल हो। तो ये फॉर्मूला हम लोग का लगता है। तो अगर क्वेश्चन में मोलालता का मान दे दे जो कि दिया हुआ था, नहीं तो मोल अंश निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी करता है कि मोल अंश का मान दे देता है अब मोलालता का मान पूछता है, तो उस केस में भी हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन मान लो हम लोग को दे दिया कि यदि NaOH का मोल अंश, यदि NaOH का मोल अंश कुछ भी दे दिया 0.3 है, तो इस विलयन की मोलालता ज्ञात करें, इस जलीय विलयन की मोलालता ज्ञात करें, इस जलीय विलयन की, इस जलीय विलयन की मोलालता ज्ञात करें, दे दिया, नहीं तो हमको क्या दे दिया है, मोल अंश, पूछ क्या रहा है, मोलालता, तो हम इस फॉर्मूला पे बना सकते थे, चाहते हम लोग यहाँ से तो आसानी से, मोल अंश का वैल्यू दिया हुआ है बाबू कितना, तो 0.3, तो 0.3 रखते बराबर, मोलालता निकालना था तो मोलालता बट्टा मोलालता प्लस 55.5, विलायक जल है, नहीं इसको बट्टा 1 मान लेते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते और इसको इससे मल्टीप्लाई करते, नहीं तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके क्या मोलालता का मान नहीं निकलता है, निकल जाता आसानी से, ये आता है ना करने, दिक्कत है इसमें, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना सकते हैं आसानी से, नहीं तो ये थोड़ा बहुत हम लोग मोलन्स का सबका बेसिक बेसिक हम लोग सीख गए, बस में है ना, इन सबका बेसिक नॉलेज जो था वो हम लोग का हो गया, यानी जो भी बोर्ड लेवल के लिए हम लोग को पढ़ना था उतना हम लोग इसमें पढ़ लिए, ध्यान रखना। अब इसमें एक टॉपिक आता है फॉर्मेलिटी, देखा जाए जब भी मोलर सॉल्यूशन लिखा रहे, नहीं तो मोलर, ध्यान रखिएगा, ऐसा वर्ड कहीं मिल जाए मोलर विलियन, नहीं तो एक ऐसा विलियन जिसकी मोलरिटी 1 हो उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन।
ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लिख देता है 2 मोलर सॉल्यूशन, तो अगर वैल्यू दे दिया तब तो मोलरिटी 2 मान लीजिए। अगर कुछ नहीं दिया है, नहीं सीधे बोलता है कि 1 मोलर विलियन है, तो समझ जाइए कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया तो सीधे उसका मोलरता क्या मानना है 1। और अगर बोल दिया कि 2 मोलर विलियन या 3 मोलर विलियन, तो मोलर जैसे ही लगे समझ जाओ कि निकल के कहां से आया है, मोलरता से। नहीं, मोलरता का छोटा सा भाई है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है। आए बिल्कुल, सेमी मोलर नहीं डेसी मोलर देता है। तो सेमी का मतलब 1/2, देसी का मतलब n/10, 1/10, बस में रहना। ठीक है, अगर वही सेंटी देगा 1/100, मिली देगा 1/1000, बस में रहे। कहीं कहेगा डेसी मोलर, ये सब वर्ड आता है इसलिए जाना जरूरी है। देखिए बार बार आ रहा है तो आप लिख सकते हैं इसको, डेसी मोलर दे दिया। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा बिलियन जिसका मोलरता 1/10 हो, बस में रहे। सब चीज वही है, कुछ नया नहीं है। सेंटी मोलर दे दिया तो सेंटी का मतलब ये होता है 100, नहीं सेंटी का मतलब सेंटिमेंटल नहीं, बस में रहना। नहीं कि रोने लगा, बस में रहना। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब होगा 1/100। अगर हम लोग को दे दिया मिली मोलर, तो इसका मतलब मोलरिटी का मतलब कितना होगा 1/1000। दिक्कत है, तो ये सब ध्यान रखना है। वही सेमी मोलर बोल रहे थे। तो मोलरिटी 1/2, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, इसमें किसको दिक्कत है नहीं। अब सेम जो चीज हम मोलर में यूज कर रहे हैं ना, यही वर्ड नॉर्मलिटी में भी यूज कर सकता है। जैसे देसी मोलर हम बोले हैं, तो जब नॉर्मलिटी होगा तो वहां बोलेगा देसी नॉर्मल। तो देसी नॉर्मल यानी कि नॉर्मलिटी 1/10। नहीं, वहां बोलेगा सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब नॉर्मलिटी 1/100, तो वो नॉर्मलिटी का बात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेम एज मोलालिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करता है मोलल। क्या यूज करता है? मोलल। नहीं तो जब भी बोले मोलल विलियन, अगर कुछ नहीं लिखा रहा है सिंपली बोल दे मोलल विलियन, तो इसका मतलब एक ऐसा विलियन जिसकी मोललता 1 हो। नहीं, और अगर बोले 2 मोलल विलियन, तो इसका मतलब कि मोललता 2 है। अगर बोल दिया डेसी मोलल, तो इसका मतलब कि मोललता 1/10 है। बुझा रहा है? दिक्कत है इसमें? तो खाली वर्ड पकड़ना है, कुछ होता है इसमें नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोग का एक टॉपिक इसमें आता है फॉर्मलिटी, बस में रहे फॉर्मलता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, लेकिन बस जान जाइए। देखा जाए, हम लोग फॉर्मेलिटी की बात करते हैं, तो फॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों लगभग एक ही चीज होता है। ध्यान रखना है, फॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों एक ही चीज होता है। ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये होता है कि मोलरिटी जनरली सहभाजन यौगिकों के लिए परिभाषित की जाती है, और फॉर्मेलिटी जनरली आयनिक कंपाउंड्स के लिए परिभाषित की जाती है। ठीक है, अगर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो कोवैलेंट कंपाउंड के केस में हम लोग अगर मोल बोलते हैं, नहीं जैसे बोलते हैं 5 मोल, अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे मान लो 5 मोल ग्लूकोज, क्या हम यूज किए? 5 मोल ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, हम जैसे यहाँ लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करो क्या डिफरेंस है। कोई बहुत माइन्यूट थोड़ा सा डिफरेंस है। C6H12O6, ये क्या है आपका? ग्लूकोज। ये आपका ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो है ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ग्लूकोज आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड जिसको आप सहसंयोजी यौगिक कहते हो।
ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमको ग्लूकोज के बारे में बोलना है, नहीं तो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे मोल। क्या यूज करेंगे? मोल। ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो, हम जैसे कोई आयनिक कंपाउंड ले लिए NaCl, तो NaCl जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट। ये आपका सॉल्ट है, नहीं, और ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। ध्यान रखना है, जब भी जनरली मेटल दिखाई दे तो वो आयनिक कंपाउंड है। जैसे इसके नाम में क्या है? सोडियम, नहीं, तो जहां भी सोडियम दिखाई दे समझ जाओ कि आयनिक कंपाउंड आने लगा। नहीं, इसमें देख रहे हो कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु। जब सब अधातुएं हो तो सहभाजन बनेगा, बस मेरा है। और जब किसी यौगिक में धातु दिखने लगे तो सामान्यतः वो क्या होता है? आयनिक होने लगता है। हर एक धातु के केस में ये बात सही नहीं है, नहीं, लेकिन 1A और 2A केस में कुछ हद तक ये सही है। 1A में तो 100% सही है, 2A में भी 100% नहीं लेकिन 90% में सही है। ध्यान रखना है, ठीक है। 1A में भी हाइड्रोजन को छोड़कर भाई बहुत सारा उसमें पॉइंट चला आता है, उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे। केयर करना है कि यहाँ पर NaCl आपका एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें धातु दिख रहा है सोडियम, तो जहीं सोडियम आए समझ जाओ कि आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कैसे पहचानेंगे कौन सहभाजन और कौन आयनिक, नहीं, तो कम से कम धातु और अधातु की पहचान होनी चाहिए। तो कार्बन अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु और ऑक्सीजन भी अधातु। जब सब अधातु हो तो समझ जाइए क्या हो? सहभाजन, नहीं। और अगर धातु दिखने लगे तो मन में तनी आयनिक आना चाहिए, बस में रहे, ठीक है। चलिए, तो यहां से NaCl सॉल्ट है और ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए इसी मोल को 4 मोल कहा जाता है, नहीं। अब 4FOURL नहीं, नहीं, FORMOLE या FORE भी कहीं लिखा जाता है या FOR भी कहीं मिल जाता है, नहीं, तो 4 मोल बोला जाता है, बस यही डिफरेंस है। जैसे देखिए, अगर मोलारिटी का आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लिखते थे मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखते थे? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लिखते थे। अगर फॉर्मुलिटी में आओगे बाबू, नहीं, तो वहां पर तुम लिखोगे 4 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का 4 मोल लिखना है, नहीं, लिखना मोले है लेकिन उसको बोलना 4 मोल है, बस मेरा है। अब बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो बस डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पर जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके लिए मोल वर्ड यूज किया जाता है, नहीं, और फॉर्मुलिटी केस में आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है, नहीं, तो उनके लिए 4 मोल यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा और डिफरेंस आपको समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था, नहीं, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आप देखिएगा कि हम लोगों को पढ़ाया जाएगा उसमें कि कोई भी ठोस पूर्णतः, कोई भी ठोस पूर्णतः क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलीय नहीं होता है, पूर्णतः क्रिस्टलीय नहीं होता है। यानी क्रिस्टलीय का मतलब कोई भी ठोस 100% परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब कोई भी ठोस 100% परफेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि ठोस जो है वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और उन कणों का ठोस में सजावट रहता है, नहीं। जैसे हीरा है तो हीरा बना हुआ है कार्बन से, किससे बना है? और कार्बन का संरचना अगर देखें तो चतुष्फलकीय होता है, नहीं, यहां पर हम देखें तो ये हो गया हीरा, ये क्या हो गया? हीरा, चतुष्फलकीय। देख रहे हैं सब कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, नहीं, तो ये एक हीरा का छोटा सा पार्ट है जो कि आप बना दिए। अब हीरा का जो सेकेंड पार्ट होगा वो भी चतुष्फलकीय होगा, हीरा का जो सेकेंड पार्ट होगा वो भी आपका चतुष्फलकीय ही होगा, देख रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर ऐसा ही बहुत सारा चतुष्फलकीय, ये चतुष्फलकीय, ये भी चतुष्फलकीय, और भी चतुष्फलकीय, और भी चतुष्फलकीय, अगर चारों तरफ चतुष्फलकीय ही दिखाई दे, नहीं, तो उसको कहेंगे परफेक्ट हीरा। क्या कहेंगे? परफेक्ट हीरा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं, आपको बहुत ज्यादा चतुष्फलकीय हीरा में दिखाई देंगे लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, उसका चतुष्फलकीय नहीं होगा, ट्रायंगल रूप हो जाएगा, नहीं, यानी जरूर वो कार्बन जो है अपनी जगह से गायब हो गया तो उसका शेप बिगड़ गया,
जहां 1000 गो है उसमें जरूर एगो दूगो तीन गो शेप गबड़ा जाएगा। बस में रहा, तो ये हम लोग ठोस अवस्था में पढ़ेंगे। तो जैसे ही अरेंजमेंट गबड़ा गया तो हम लोग कहते हैं ठोस में दोष उत्पन्न हो गया। बस में रहा, अरेंजमेंट सब सही है तब ठोस परफेक्ट। लेकिन ऐसा भगवान कोई परफेक्ट चीज बना ही नहीं है। नहीं, हाँ, नेचुरल डायमंड जो है वो लगभग 99% तक, 99.9% तक परफेक्ट होता है, क्योंकि नेचुरल जो हीरा होता है उसको भगवान बनाते हैं, जिसको बनाने में बहुत हजारों साल लगता है। नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग के पास हजारों साल टाइम है, हम लोग आर्टिफिशियल हीरा बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल हीरा जो है कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। आर्टिफिशियल हीरा लीजिएगा और उसको तोड़िएगा ना तो टूट जाएगा। नहीं, यानी आर्टिफिशियल हीरा लिखिए, लीजिए, वही बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, लेकिन उसको आप रख दीजिए, बस में आ रहा है, और रोड रोलर्स पे चला दीजिए, टूट जाएगा। लेकिन नेचुरल हीरा ले लीजिए और उस पर रख दीजिए, उस पर रोड रोलर चला दीजिए, कुछ उसको नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोड रोलर में छेद कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, हथौड़ा से मारिएगा, हथौड़ा टूट जाएगा लेकिन वो हीरा नहीं टूटेगा। बस में आ रहा है ना? नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टांस बोला जाता है उसको, ठीक है? हीरा जो है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टांस बोलता है। तो ये कब होगा? मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। नेचुरल हीरा जो है उसमें प्रत्येक कार्बन का सजावट परफेक्ट है। नहीं, तो जैसे ही आप कोई भी सजावट एकदम 100% परफेक्ट कर लीजिएगा ना, आप स्ट्रांग हो जाइएगा। जैसे कोई विद्यार्थी बहुत स्ट्रांग है, नहीं, एक ही सेंस है भाई, वो अपने पढ़ाई में अगर स्ट्रांग है इसका मतलब हुआ कि वो अपने हर एक चीज को, हर एक पढ़ाई को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ता है, हर एक चीज को अरेंज करके रखता है, रेगुलर होमवर्क बनाता है, रेगुलर क्लास आता है, नहीं, रेगुलर हर चीज अपना मेंटेन करता है, स्ट्रांग हो जाएगा। अरेंजमेंट विद्यार्थी सब हैं, लेकिन अरेंजमेंट कौन अच्छा से करता है वही स्ट्रांग होते जाता है, ध्यान रखना है। तो सेम बात है वहीं पे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, उस पर आ जाए। नहीं, तो हम लोग बोल रहे थे क्या कि ये कार्बन से बना हुआ है, तो ये क्या है? हीरा। और सभी अरेंजमेंट क्या है? चतुष्फलकीय। नहीं, तो आप बोलते हैं हीरा है, कितना चमकता है। सोचिए, ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन से बना है लेकिन काला होता है, कार्बने से बना है भाई। नहीं, हीरा उजला चमकता है, लाइटेड होता है। नहीं, अब ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बने से बना है, काला होता है। कोयला भी कार्बने से बना हुआ और काला होता है। नहीं, सब कौन सी का फर्क है? सजावट का, परफेक्ट का। ध्यान रखना है किसमें सजावट परफेक्ट है। नहीं, जैसे भगवान सबको दुगो आंख दिए हैं, दुगो कान दिए हैं, एगो नाक दिए हैं, दिए हैं ना? नहीं, लेकिन उसी में कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा कमजोर है। दिमाग का वजन भी सबका बराबर दिए हुए हैं, नहीं, लेकिन फिर भी कोई तेज है, कोई कमजोर है। अरेंजमेंट है भाई, कौन ज्यादा अरेंजमेंट करता है, कौन ज्यादा टाइम देता है, बस समझ में आ रहा है? उस पर डिपेंड करता है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग फॉर्मूल यूज करते हैं और इसे कंपाउंड में क्या यूज करते हैं? मोल। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन से बनते हैं, उनके बॉन्ड बनने का तरीका अलग होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है वो सहभाजन से बनता है, उनके यौगिकों की प्रकृति क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, तो जब सॉलिड स्टेट आप पढ़िएगा तो सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाया जाएगा कि देखो, सहभाजन यौगिकों में जो दोष पाया जाता है उसको रिक्तिका दोष कहते हैं। तो देखो, नाम से क्या लग रहा है? रिक्तिका दोष, यानी जरूर कोई कण गायब हो गया। नहीं, तो कोई कण गायब हो गया तो जगह खाली हो गया, इसलिए नाम पड़ गया रिक्तिका दोष। तो सहभाजन यौगिक में जब कोई परमाणु गायब होता है तो कहते हैं कि रिक्तिका दोष। अब वही आयनिक सॉलिड है और उसमें भी कोई कण अगर गायब हो गया तो वहां भी रिक्तिका दोष कह देना चाहिए। नहीं, तो वहां कहता है नहीं, शॉर्ट की दोष है। क्या कहता है? शॉर्ट की दोष है। इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, हिंदी है। कल पूछ रहा था, नहीं कि सर शॉर्ट की बोल रहे हैं, रिक्तिका का इंग्लिश है क्या? रिक्तिका का इंग्लिश अगर बोलेंगे तो उसका इंग्लिश होता है वैकेंसी डिफेक्ट। बस में रहे ना? नहीं, शॉर्ट की का हिंदी भी शॉर्ट की और इंग्लिश भी शॉर्ट की। तो देख रहे हो, खाली नाम बदलाव, बस में रहे। जैसे हम लोगों को कोनो बीमारी हुआ, नहीं तो हुआ है कोनो बीमारी, अमिताभ बच्चन को बीमारी हो गया तो अरे इनको पेट में पायरोकुलोसिस कोनो बीमारी हो गया है। तो कैसे? कहा कि भाई वो पूरा ऑटोमेटिक पूरा उनके एकदम बीमारी के जड़ तक गया, वहां चेक किया गया और ढंग से पता किया गया कि एक्चुअली क्या बीमारी है। नहीं, यहाँ बुखार हुआ है, बुखार का टेबलेट मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कोनो वैल्यू है हम लोग का? कोनो वैल्यू नहीं है। नहीं, तो हम लोगों को बुखार हुआ है तो इनको बुखार हुआ है, अमिताभ बच्चन को बुखार होता नहीं, इनको बुखार में नहीं कोनो बीमारी है, पायरोकुलोसिस कुछ बोल दिया, नहीं ये हुआ है। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस है, दोनों आदमी ही है, नहीं, लेकिन दोनों के लिए बोलने का तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया।
सेम एज कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होता है, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होता है, इसलिए बोलने का बस मेथड अलग है, बाकी क्वेश्चन आएगा वैसे ही बनता है। दिक्कत है? तो फॉर्मुलिटी समझ में आएगा। तो अगर कोई भी पूछता है फॉर्मुलिटी का डिफिनीशन, तो आप मोलरिटी का बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन, सॉरी थी 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोलों में निकालने को मोलरता कहते हैं। और अगर फॉर्मलता बोलते हैं तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के फॉर्मोल की संख्या को निकालने को ही फॉर्मुलिटी कहते हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब ऐसे ही बनता है। दिक्कत है? चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, कल आपका क्लास बंद है, क्लास आपका मंडे से खुलेगा, ठीक है। हाँ, इस बीच में बता दें, रुकिए सर, हम नहीं जान मार रहे हैं, रुकिए। हम लोगों का इस बीच में नहीं, आपका जो प्रॉब्लम सीट दिया गया था डीपीएस वाला, नहीं उसका हम क्लास चला देंगे, तो उसमें मैक्सिमम कुछ आपसे बन गया होगा, नहीं उसमें हम फिर भी आपको तेजी में उसका हम सॉल्व करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज नहीं, आज तो हम है ही नहीं, आज तो हम निकल जाएंगे, थोड़ा बड़ा थे एक जगह, ठीक है। आज के बाद फिर फ्री हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।